ये स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग बोला जाता है। इसमें जॉब और बैच आता है। अब पहले तो मतलब समझो इसका। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग में अगर मैंने कोई काम लिया है किसी के पास से, तो सिर्फ उस काम को कंप्लीट करने तक के जितने भी मेरे कॉस्टिंग होता है ना, उसका अगर मैं हिसाब लगाऊं तो वो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है। बराबर। अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट एक्यूमुलेशन एंड देयर आइडेंटिफिकेशन विद प्रोडक्ट्स आर क्लियर। अंडरलाइन करते जाना कि मैन्युफैक्चरिंग में आपको बहुत आसानी से पता चल जाता है कि कौन सी चीज कौन से प्रोडक्ट के साथ में कौन सा खर्चा तुमने किया है। More visible and therefore the principle used by a manufacturing enterprise is often used by other organizations also for accumulating cost। accumulating यानी इकट्ठा की हुई, जमा की हुई कॉस्ट को अपने accumulating कॉस्ट बोलते हैं, या तो अपने टोटल करना कॉस्ट का उसको बोलेंगे। In manufacturing concerns, costs are accumulated and assigned to products on the basis of the cost accounting methods। एक स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है और दूसरा है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो अपने हिसाब से यहाँ पे ये फोर्थ यूनिट में जाना चाहिए, क्योंकि फोर्थ यूनिट में प्रोसेस कॉस्टिंग आता है। पर अभी जो सिलेबस आपको प्रोवाइड किया उसमें थर्ड यूनिट में बता रहे हैं। तो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग इन टर्मिनोलॉजी ऑफ आईसीए में डिफाइंस स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग एज द कैटेगरी ऑफ बेसिक कॉस्टिंग मेथड्स एप्लीकेबल वेयर, अंडरलाइन कर दो, वर्क कंसिस्ट और ऑफ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स, jobs or batches each of which is authorized by a special order or contract। मैंने किसी को स्पेशल ऑर्डर या तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसी को मैंने स्पेशल ऑर्डर या स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो वो इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेगा, वो इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट का खाली खर्चा अपने को ढूंढना है। दैट इज स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्ट। This method is adopted in made to order, underline करो, made to order type of products which depends entirely on the specification of customers। मतलब मैं अगर मकान बनवा रहा हूँ तो एक जॉब है, अपने इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। अपने जॉब में क्या कि अगर मैं समझो कि एक बैच नंबर होता है, याद हो ना अगर आपको, तो आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो नीचे बैच नंबर लिखा जाता है। तो वो स्पेसिफिक बैच की प्रोडक्ट है। यानी अगर एक प्रोडक्ट उस बैच में से खराब निकलेगी ना, तो इसका मतलब पूरी बैच की सारी प्रोडक्ट्स खराब है। इसीलिए कभी भी मैन्युफैक्चरिंग में एक साथ में जब भी कोई भी चीज, जैसे टूथपेस्ट हो, तो टूथपेस्ट के लिए जो पेस्ट बनाई जाती है ना, वो एक साथ में तैयार की जाती है एक बैच में, और उसके बाद में उसको ट्यूब के अंदर इन्फ्यूज किया जाता है। राइट। तो अब एक बैच के अंदर कोई गलती हुई ने, एक टूथपेस्ट में अगर वो गलती है, तो वो बैच नंबर ढूंढा जाएगा और पूरे मार्केट में से वो सेम बैच नंबर की जितनी भी प्रोडक्ट है वो वापस बुलाई जाएगी। मैं बैच सिर्फ समझा रहा हूँ तुमको, बैच कॉस्टिंग नहीं। तो इसको बैच बोला जाता है। तो ये बैच जो भी है ना, वो अगर मैंने एक पूरे बैच के अंदर जो भी काम किया, वो बैच की स्पेसिफिक कॉस्टिंग अगर मुझे करनी हो तो मैं किसके अंदर जाऊंगा, बैच कॉस्टिंग के अंदर जाऊंगा। उसको अपने क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग बोलेंगे। अब देखो, यहाँ पे एक जॉब कॉस्टिंग है और दूसरा है बैच कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग यानी इंडिविजुअल जॉब, वर्क और ऑर्डर प्रोजेक्ट सेपरेटली, अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन में जे, इंडिविजुअल जॉब, वर्क ऑर्डर और प्रोजेक्ट सेपरेटली अगर इसको अपने डिसाइड करें। इट इज यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज नॉन मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग्स विच मैन्युफैक्चर गुड्स अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर्स। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि सिर्फ बनाने वाले जो है ना, पूरी की पूरी प्रोडक्ट बनाते हैं वो, जबकि नॉन मैन्युफैक्चरिंग खाली असेंबल करने वाले लोग, चार जगह से चीजें लाएंगे, असेंबल करके आगे दे देंगे, खुद मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स अडॉप्टिंग दीज मेथड आर, देखो कौन कौन जगह पे आएगा, तो अंडरलाइन करो, प्रिंटिंग प्रेस है, मशीन टूल्स मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स। इट इज एप्लीकेबल इन इंडस्ट्रीज वेयर गुड्स आर मेड अगेंस्ट इंडिविजुअल ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर्स। तो कस्टमर्स जो ऑर्डर देते हैं ना, उसके सामने अपने गुड्स बनाते हैं, पहले ऑर्डर मिलेगा और उसी के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अपने गुड्स को बनाएंगे। मशीन में ऐसा ही होता है ना, जो डाई बनाते हैं,
मशीन के जो डाई मेकर होते हैं वो वैसा ही करते हैं काम। वो डाई बनाने वाले स्पेसिफिक जो डिजाइन दी जाती है उनको बोला जाता है कि इतने मिलीमीटर का मुझे डब्बा बनाना है, उसके लिए आपको डाई बनानी है। तो वो ही डाई खाली उसी के लिए काम करेगी, दूसरे किसी के लिए काम नहीं करेगी। It is defined by the terminology of Definitions Committee ICMA London as that form of specific order costing where work is undertaken, underline करो, to customer specific requirement, यानी जैसा कस्टमर ने बोला वैसा काम हमने किया। इन जॉब कॉस्टिंग डायरेक्ट कॉस्ट आर ट्रेस्ड फॉर स्पेसिफिक जॉब्स और ऑर्डर्स। डायरेक्ट कॉस्ट मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको। डायरेक्ट कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो सीधी प्रोडक्ट के साथ में जाती है। तुमको पता है कि यही प्रोडक्ट बनाने का ये खर्चा है। जैसे कार के टायर बनाने वाली कंपनी जो एलॉय व्हील्स बनाती है, एलॉय व्हील्स बनाती है, तो एलॉय व्हील के लिए वो मेटल खरीदेगी ने, जो टायर की रिंग होती है ना, उसको अपने, उसको एलॉय व्हील्स अपने बोलते हैं। तो वो बनाने वाली कंपनी क्या करती है, नॉर्मली वो बनाने वाली कंपनी हमेशा एक अलग अलग चार पांच चीजें लाएगी। तो वो जो चार पांच चीजें वो सीधे किसके साथ जाएंगे, उसी प्रोडक्ट के साथ में जाएंगे। हमको पता ही है कि इसके अलावा इसके अंदर से दूसरा कुछ नहीं बना है। तो वो हो जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। ईच ऑफ द जॉब्स इन्वॉल्व डिफरेंट ऑपरेशंस, बेसिक प्रोजेक्ट ऑफ कॉस्टिंग इज टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब। हमें ना पूरे जॉब की कॉस्ट निकालते हैं। याद रखो इसमें सबसे बड़ा पार्ट किसका होता है, प्राइम कॉस्ट का। जो अपने कॉस्ट शीट में देखा ना, प्राइम कॉस्ट, वो प्राइम कॉस्ट का सबसे ज्यादा पार्ट होता है। और इसमें दूसरा हिस्सा होता है फैक्ट्री ओवरहेड का। बाकी के ओवरहेड तो सबके साथ लगते हैं, पर ये दो चीजें ना खाली उसी प्रोडक्ट के साथ में जाएगी। देखिए, separately and any profit or loss zero. Non-manufacturing concerns following these method are, नॉन मैन्युफैक्चरिंग में कौन आता है, ऑटो रिपेयरिंग यूनिट एंड जनरल इंजीनियरिंग वर्कशॉप। ऑटो रिपेयरिंग यूनिट में क्या आता है, अगर तुमने कार अपने किसी को बनाने के लिए दिया, स्कूटर बना रिपेयर कराने के लिए दिया, या मशीन आपने रिपेयर कराने के लिए दिया, तो भी तुमने एक जॉब दी ना उससे। आप जब भी जाते हो स्कूटर रिपेयर कराने के लिए, तो वो आपको क्या बोलते हैं, जॉब कार्ड बनाए। वो क्या बनाते हैं, जॉब कार्ड बनाते हैं, ऊपर लिखा भी जाता है जॉब कार्ड। तो ये जॉब कार्ड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो आपने जो बोला वैसा ही काम वो करेगा। अब मेन फीचर्स, प्रोडक्शन इज अंडरटेकन अगेंस्ट कस्टमर्स ऑर्डर, यानी कस्टमर जो ऑर्डर देगा वैसा ही काम किया जाएगा। ईच जॉब, अंडरलाइन करो, क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल, यानी हर जॉब अलग अलग होती है। फिर तीसरा लिखा गया है कि कॉस्ट आसानी से अपने डिसाइड कर सकते हैं, कारण, उसके बाद लिखा है अंडरलाइन करो, नो यूनिफॉर्मिटी, यानी एक जैसा खर्चा सब प्रोडक्ट में नहीं होता, सब जॉब में नहीं होता, सब में थोड़ा बहुत अलग 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 होता है। अब सेपरेट कॉस्ट शीट को अंडरलाइन करो, हर किसी के लिए अलग कॉस्ट शीट बनाई जाती है, हर जॉब के लिए अलग कॉस्ट शीट बनाई जाती है। राइट, अगर आपके पास अभी 10 जॉब है ना, तो 10 के लिए आप अलग अलग जॉब कार्ड बनाओगे, तो इसको जॉब कॉस्ट शीट बोला जाता है। यानी उसी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, कॉस्ट, कब कमेंसमेंट यानी शुरुआत कब की, और कंप्लीशन यानी उसको खत्म कब किया। अब इसके एडवांटेजेस, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल जॉब। कौन सी जॉब तुम्हारे लिए प्रॉफिट कमाने वाली है, कौन सी अनप्रॉफिटेबल है, इससे पता चलता है। दूसरा, एस्टिमेट पता चलेगा, भाई कोटेशन कैसा लिखा जाएगा वो। फिर कॉस्ट डेटा अंडर जॉब कॉस्टिंग एनेबल मैनेजमेंट, तो उनको फ्यूचर में बजट अंडरलाइन करो, प्रिपेयरिंग बजट फॉर फ्यूचर, उसके लिए ये काम करता है। ऊपर में सबमिटिंग कोटेशन को अंडरलाइन करो। फिर इट एनेबल्स मैनेजमेंट टू कंट्रोल ऑपरेशनल एफिशिएंसी, अंडरलाइन करो, क्योंकि अगर जॉब में, किसी भी जॉब में तुम्हारा खर्चा अगर ज्यादा हो गया प्रीवियस जॉब की कंपैरिजन में, तो इसका मतलब तुम्हारा मैनेजमेंट बराबर नहीं है। तो मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाने के लिए भी ये काम करता है, क्योंकि हम एक्चुअल कॉस्ट को एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ में कंपेयर करेंगे। स्पॉइलेज अंडरलाइन करो, स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव वर्क, उसको भी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे इजीली। कैन बी फिक्स्ड ऑन इंडिविजुअल्स इजीली, और हम ये भी पता चला पाएंगे कि कौन इंसान कौन से काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसके ये एडवांटेजेस हुए, तो लिमिटेशंस देखो इसके सामने। लिमिटेशंस, एक तो टू मच ऑफ क्लरिकल वर्क, बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है, हर जॉब का काम अलग अलग है, तो इसलिए आपके पास मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब अलग अलग आपको ढूंढना पड़ेगा, इसलिए ये एक्सपेंसिव, और एक्सपेंसिव और लेबोरियस, लेबोरियस यानी मेहनती काम है, ये ज्यादा मेहनत मांगने वाला काम है। फिर हिस्टोरिकल इन नेचर, याद रखो कॉस्ट पहले होती है बाद में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसको हिस्टोरिकल बोला जाता है। खर्चा पहले होता है, बाद में तुम उसको रिकॉर्ड करते हो।
It has all the disadvantages of historical costing. Hence, it cannot be used as a means of control, cost control, unless उसको इन्हें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ में यूज करना पड़े, तब ये तुम कर पाते हो, नहीं तो ये कर नहीं पाते हो। पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिलेबस में आता था, अब नहीं है। अब देखो प्रोसीजर में पहले जॉब ऑर्डर नंबर लिखेंगे हम। ये बिल्कुल सिंपल है, इसको याद नहीं करना है, खाली अपने है उसको समरी उसके देखते जाएंगे। खाली जॉब का नंबर होता है हमेशा। उसके बाद में प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर होता है। अगर समझो प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट को काम दिया गया तो वो भी एक नंबर अलॉट करेगा। उसमें इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होती है प्रोडक्शन ऑर्डर के अंदर? जॉब ऑर्डर नंबर, डेट, कस्टमर का नाम, क्वांटिटी, किस तरह का जॉब उसको करवाना है सामने वाले को, कस्टमर को, और क्या क्या काम आपको कंप्लीट करने यानी ऑपरेशंस टू बी कैरिड आउट। फिर बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल मतलब हम जितने मटेरियल्स की हमको जरूरत पड़ेगी, जितने स्टॉक की हमको जरूरत पड़ेगी किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, वो प्रोवाइड करना। अ कॉपी ऑफ दिस इज बीइंग सेंट बाय द प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट टू द फोरमैन along with the production. This enables the foreman to collect मटेरियल फ्रॉम द सोर्स। यानी इससे पता चलता है कि इतने इतने मटेरियल की जरूरत पड़ी, तो ये मटेरियल वो कलेक्ट करने जाएगा, तो उसकी क्वांटिटी तो लिखेंगे, लेकिन साथ में रेट भी लिखेंगे ना, कि कौन से रेट के अंदर कस्टमर को हम वो प्रोवाइड करेंगे। फिर लास्ट में बनेगा जॉब कॉस्ट कार्ड। एक कॉस्ट शीट जैसा ही होता है, पर वो कॉस्ट शीट खाली किसके लिए होती है? एक स्पेसिफिक जॉब के लिए होती है, एक खाली जॉब के लिए बनाई जाती है। ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डायरेक्ट कॉस्ट वर इंकर्ड ऑन जॉब नंबर 240 ऑफ जेकेएल कंपनी लिमिटेड। देखो आपको डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली दे दिया है 6010। वेजिस डिपार्टमेंट ए के लिए 60, यानी ये डायरेक्ट वेजिस है, बराबर। इन दोनों को अगर तुमने टोटल किया, तुम्हारी प्राइम कॉस्ट खत्म हो गई, आ गई यहाँ पे प्राइम कॉस्ट आ गई। उसके बाद में तुमको वेरिएबल ओवरहेड्स दिए। अब बात समझो, ऊपर जो प्राइम कॉस्ट लिखी है ना, वो सिर्फ तुम्हारी जॉब की है। यानी इसमें तुमको कोई भी डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई तो यहाँ कर लोगे 60 × 30, 40 × 20 और 20 × 50 डायरेक्ट। पर जो मटेरियल दिया है ना, वो डायरेक्टली अपने जैसा है वैसा ही लिख देंगे। दोनों का प्लस करेंगे, तुम्हारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। फिर ओवरहेड्स नीचे लिखे, पर कितने के लिए लिखे? देखो 15,000 1500 के लिए लिखे, पर तुमने कितने घंटे काम किया? ऊपर लिखा है डिपार्टमेंट ए 60 आवर्स, देखा वेजिस में, तो तुमको दिया है 1500 घंटे के लिए, पर अपने को ढूंढना कितने के लिए? 60 के लिए। समझ में बात आ रही है? ऐसे ही डिपार्टमेंट बी में 4,000 रुपये लिखे, पर वो 200 आवर्स के लिए। हमको कितने के लिए ढूंढने हैं? 40 आवर्स के लिए ढूंढने हैं। सिमिलरली 12,000 जो दिए वो 300 लेबर आवर्स के लिए दिए, जबकि हमको ढूंढने किसके कितने के लिए? 20 के लिए ढूंढने हैं, बराबर। अब जो आपको फिक्स्ड ओवरहेड दिए हैं, वो फिक्स्ड ओवरहेड यहाँ लिखे हैं कितने? 40,000 फॉर 2,000 नॉर्मल वर्किंग आवर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 240, और साथ में आपको इसके अंदर प्रॉफिट भी गिनना है, बराबर ने? तो अब अपने ये सम को बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। प्रेजेंटेशन के साथ में किस तरह से लिखना है? पहले ऊपर लिखेंगे जॉब नंबर का नाम, जॉब नंबर 240 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे लिखेंगे जॉब कॉस्ट शीट ऑफ जेके लिमिटेड, राइट। अब यहाँ पे अमाउंट की कॉलम बनाएंगे, एक इनर कॉलम, इनर टोटल के लिए बनाएंगे अपने। तो यहाँ पे आईसी लिख देता हूँ, यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ, और यहाँ लिखेंगे अपने पर्टिकुलर्स। सबसे पहले आपको डायरेक्ट मटेरियल जो दिया है वही सिर्फ आपको डायरेक्टली लिख देना है। वो डायरेक्ट मटेरियल कितना लिखा है? 6010। तो यहाँ लिखेंगे अपने डायरेक्ट मटेरियल 6010। फिर डायरेक्ट वेजेस लिखें, तो डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट ए के लिए 60 आवर्स
इंटू 30 पर आवर, तो 6 3 जा 1800 हुआ। सेम डिपार्टमेंट बी के लिए 40 आवर्स इंटू 20 पर आवर, यानी ये 800 हुआ। फिर डिपार्टमेंट सी के लिए 20 आवर्स इंटू 50 पर आवर, ये 1000 हुआ। सबका टोटल करें 3600 होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल करें तो आपको मिल जाएगी प्राइम कॉस्ट 9610 बराबर। कोई यूनिट नहीं दिया है, इसका मतलब अपने जो लिखा है वैसा ही डायरेक्टली टोटल लिख देंगे। अब इसके अंदर आएगा ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। देखें, फैक्ट्री ओवरहेड्स में वेरिएबल ओवरहेड्स लिखा हुआ है, तो पहला जो है वो वेरिएबल ओवरहेड्स। वर्किंग आप यहीं पे कर सकते हो। 15,000 लिखा है, 1500, 1500 लेबर आवर्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, पर लेबर आवर फाइंड आउट करेंगे। तो डिपार्टमेंट ए 15,000 डिवाइडेड बाय हम 1500 लिखेंगे इनटू, यहाँ पे कितने आवर्स है 60, तो 60 के साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 600 पहले का। फिर डिपार्टमेंट बी, देखें डिपार्टमेंट बी में 4000 फॉर 200 लेबर आवर्स लिखा है, तो यहाँ पे मैं 4000 लिखूं और यहाँ पे आएगा 200 लेबर आवर्स। लेकिन अपने कितना डिपार्टमेंट बी के अंदर आवर्स को यूज किया है, 40 आवर्स को यूज किया है, तो 800 आएगा बराबर। अब डिपार्टमेंट सी, उसके अंदर 12,000 आपको दिया है, डिवाइडेड बाय अपने 300 करेंगे इनटू, ये जो 40 लिखा हुआ है उसकी जगह पे यहाँ पे देखो 60 40 हो गया, अब कितना बचा है 20, ये भी 800 आएगा। अब इन सबका टोटल करें आप, 2200 आया। अब फिक्स्ड ओवरहेड में कुछ लिखा है, देखो क्या लिखा है कि फिक्स्ड ओवरहेड एस्टिमेटेड 4000 फॉर 2000 नॉर्मल वर्किंग आवर। अगर 2000 नहीं भी लिखा होता ने तो मैं क्या करता, 1500 200 और 300 300 तीनों दिन का अगर अपने टोटल करे तो भी कितना आएगा 2000 आ गया। समझ में बात आती है। अगर ना लिखा हो तो इसका टोटल कर लो। तो यहाँ पे तुमने देखो ये इंडिविजुअल के लिए, यहाँ के इंडिविजुअल लिए, तो अगर मुझे टोटल दिया है तो मैं इन सब के टोटल लूंगा, सिंपल। तो अगर मैं फिक्स्ड ओवरहेड फाइंड आउट करना चाहता हूं तो फिक्स्ड ओवरहेड के लिए क्या दिया गया है अपने को, टोटल दिए हैं 40,000 और टोटल आवर्स कितने दिए आपको 2000 इंटू 60 प्लस 40 प्लस 20, 60 प्लस 40 प्लस 20 यानी कितना होगा 120। अब ये 2400 आएगा, तो 2400 को यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूं, तो मुझे मिल जाते हैं यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट, या इसी को तुम्हें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हो डायरेक्ट। कारण क्योंकि इसके बाद में दूसरी कोई कॉस्ट रीड नहीं है। मैंने आगे भी बोला था कि सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड तक का आपको ये लिखना है। ओके, अब ये सबको टोटल करो, फाइनल आंसर कितना आता है 14210। नहीं, वो तो प्रॉफिट के साथ है। 11810 1199 10 11 12 13 14,000, यही था है ना 14,210। अब आगे कुछ लिखा है, देखो क्या लिखा है प्रॉफिट के साथ कि आपको प्रॉफिट देना है 25% सेलिंग प्राइस के ऊपर, 25% सेलिंग प्राइस के ऊपर। कब से ये सब अपने करते जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट करें। देखो सेलिंग प्राइस को मैं 100 सपोज करता हूँ, प्रॉफिट मेरे लिए कितना लिखा है यहाँ पे 25%, तो वो प्रॉफिट माइनस करो
तो 75 तुम्हारी क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, ये जो लिखा है। तो हम यहाँ ऐसा लिखेंगे 75 के ऊपर मुझे 25 ढूंढना है, तो 14,210 पे कितना रहेगा, तो 14,210 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 75 करें, पॉइंट में आता है ना आंसर। 4737 4737 इज योर आंसर, बराबर। तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट को इसमें ऐड कर देंगे 4737, तो ये तुम्हारी सेल प्राइस हुई। टोटल करो 74981 ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, समझे। वापस देखो एक बार, यहाँ ऊपर जॉब नंबर लिख देना है, उसके बाद में जॉब कॉस्ट शीट ऑफ जेकेएल लिमिटेड लिखेंगे, एक इनर कॉलम बनाओ, एक आउटर कॉलम तुम बनाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल सीधा बाहर लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई बाइफरकेशन दिया नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट ए के डायरेक्ट वेजेस, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी सबके अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई करते जाओ, तो ये तुम्हारे आंसर आ गए 3। ये 3 आंसर तुम्हारे आते हैं, 3600 यहाँ पे हुआ। अब इन सबको टोटल करेंगे तो प्राइम कॉस्ट तुम्हारी पहली मिल गई। उसके बाद में फैक्ट्री ओवरहेड ढूंढना है, पर फैक्ट्री ओवरहेड तुमको पूरी फैक्ट्री का दिया है, क्योंकि याद रखो वो इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मटेरियल सीधा सीधा डिपार्टमेंट के साथ में आ जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल हमको ढूंढना पड़ता है। तो हमने क्या किया, हमने पहले पर आवर के लिए डिवाइड किया कि 15,000 हमको 1500 आवर्स का दिया है, तो हमने इसको डिवाइड करके 1 आवर का निकाला, उसको 60 आवर्स के साथ में मल्टीप्लाई किया। सेम 4,000 इंटू टू डिवाइडेड बाई 200 करके 40 के साथ में मल्टीप्लाई किया। 12,000 डिवाइडेड बाई 300 करके हमने 20 के साथ में मल्टीप्लाई किया। ये 3 आंसर आते हैं, ये 3 आंसर को इन सबके साथ में अपने प्लस करना है, लेकिन फिक्स ओवरहेड भी आपको क्वेश्चन में दिया है। तो 40,000 डिवाइडेड बाई 2,000 इंटू 120 अपने करें, तो 120 कहाँ से आया, 60 प्लस 40 प्लस 20 करेंगे तो 120 आएगा, तो 2400 ये इन सबका टोटल करो तो तुम्हारी फैक्ट्री कॉस्ट है। आगे कोई कॉस्ट है नहीं, तो इसी को अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। तो ये तुम्हारा 100 जो है ना वो सेलिंग प्राइस के ऊपर क्वेश्चन में दिया है, 25% आपको प्रॉफिट लेना है, तो आप प्रॉफिट 25 माइनस करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी 75। हम लिखेंगे 75 पे 25, तो 14,210 पे कितना, तो ये तुम्हारा 4737 प्रॉफिट आता है, उसको ऐड करो तो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ, यानी सेल्स आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं। देखो सेकेंड क्वेश्चन भी वैसा ही है, द फॉलोइंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर इनकर्ड, लिखा ही है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस अगर लिखा होने तो अपने डायरेक्टली क्या कर देंगे, उसको सीधा ही प्राइम कॉस्ट के अंदर लिखेंगे। पहले मटेरियल आपको 78,900 दिया है, फिर आपको डायरेक्ट वेजेस दिए 380 आवर्स के 10 पर आवर, तो 380 इंटू 10 कर देंगे जैसे ये सब में किया। उसके बाद में डिपार्टमेंट वाई 170 इंटू 5 करेंगे, ये भी जो फर्स्ट सब में किया वैसा ही करना है। अब वर्क्स ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड है, 60,000 को 12,000 से डिवाइड करूंगा और ऊपर जो 380 लिखे उसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा। सेम 30,000 को 15,000 के साथ में अपने डिवाइड करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 170 के साथ में, सिंपल। बट आगे थोड़ा चेंज है, लास्ट लाइन में क्या लिखा है, ऑफिस एक्सपेंस आपको इसके अंदर दिए हैं। तो अगर ऑफिस एक्सपेंस दिए हैं तो लिखा है, क्या लिखा है कि ऑफिस एक्सपेंस पूरे बिजनेस के लिए 1,16,000 थे, जब पूरे बिजनेस के लिए डायरेक्ट वेजेस कितना था, 5,80,000। इसका मतलब आपको परसेंटेज ढूंढना पड़ेगा कि ऑफिस एक्सपेंस का डायरेक्ट वेजेस के साथ जो परसेंटेज है वो किस तरह से परसेंटेज आता है, और उसी बेस के ऊपर अपने क्या ढूंढेंगे, इसके वेजेस अपने ढूंढेंगे ये जॉब के, राइट। और वैसा ही 25% प्रॉफिट अपने को ढूंढना है। तो देखिए अपने सम कैसे करते हैं इसको। अब यहाँ जॉब नंबर का कौन सा जॉब नंबर है, 53 है, और क्वेश्चन 2 है ये अपना, और ये डीप लिमिटेड लिखा हुआ है, राइट। अब इसमें आपको मटेरियल डायरेक्टली प्रोवाइड किया है, जैसे मैं भी क्वेश्चन रीड कर रहा था उसके अंदर, तो डायरेक्ट मटेरियल अपने लिखेंगे 78,900, ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया आपका, बराबर। और जो डायरेक्ट वेजेस है वो डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट वाइज आपको दे दिए। डिपार्टमेंट एक्स के लिए
380 आवर्स इंटू 10 पर आवर, यानी ये 3800 हो जाएगा। और उसके बाद में डिपार्टमेंट वाई के लिए 170 आवर्स इंटू 5 पर आवर, 850। अब इन दोनों का प्लस करेंगे अपने, तो 504650 ये आंसर आता है। दोनों का प्लस करो तो आपको प्राइम कॉस्ट मिल जाएगी। 83550 बराबर है। ओके, अब यहां लिखेंगे अपने वर्क्स ओवरहेड या तो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे। लास्ट सम में किया था वैसा ही, पहले अपने डिपार्टमेंट एक्स देखे। डिपार्टमेंट एक्स में आपको 60,000 रुपीज दिए, बट वो 12,000 12,000 आवर्स के लिए। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा अपने जॉब के आवर्स के साथ में, यानी 380 के साथ में 1900 आएगा ये। फिर डिपार्टमेंट वाई में आप देखो 30,000 दिया है, पर वो 15,000 आवर्स के लिए, अपने को 170 के लिए चाहिए, 340 होगा ये। इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं 2240 मुझे मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट बराबर, ये कितना 9075857990। अब इसमें ऐड करेंगे अपने, बराबर ध्यान से देखना ये वर्किंग। ओके, इसमें ऐड करेंगे अपने कौन सा, ऑफिस एक्सपेंस या तो ऑफिस ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी उसको बोला जाता है। अब इसमें आपको क्वेश्चन में दिया है कि टोटल यानी पूरे बिजनेस के लिए 1,16,000 है, तो हम यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस टू वेजिस। तो 1,16,000 दिया है, 5,80,000 पूरे बिजनेस के वेजिस है, इनटू अगर मैं 100 करूंगा तो मुझे मिलेगा 20%। बराबर, तो हमको यहाँ डिसाइड ये करना है कि ये 20% किस पे गया, तो वेजिस पे। तो हमारे वेजिस कितने हैं, 4650। तो उसी के ऊपर अपने यहाँ लिखेंगे 20% ऑफ डायरेक्ट वेजिस। अब 4650 का 20% आप करो तो कितना आता है, 930 है ना, 930। तो अब तुमको मिल गया यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 9 + 2 3 यानी 2 आएगा, सॉरी 1768670, ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। अब सेम आपको कितने परसेंटेज प्रॉफिट लिखा है, 25%, वो भी सेल्स पे ही है। अगर कॉस्ट पे होता तो सीधा इसका ही 25% निकाल लेते, लेकिन ये किस पे दिया है, ऑन सेलिंग प्राइस दिया है। तो अगर आप इसको सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करोगे तो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कैसे करेंगे, अपने इस तरह से 100 में से 25 माइनस करो, 75 सीओपी आया, तो 75 के ऊपर 25, तो 86720 के ऊपर कितना, 86720 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 75, 1/3 कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा 28907। ये क्या आ गया तुम्हारे लिए, प्रॉफिट आ गया। ये 7 2 16 5 11 बराबर, ये तुम्हारा क्या आ गया, सेल्स आ गया। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हुआ। तो इसमें नया क्या था, बाकी सब ऊपर का सेम था, खाली ये इतना वर्किंग इसके अंदर नया था कि हमको आपको एक हिंट दे दी जाएगी कि आपको किसी दूसरी कॉस्ट के ऊपर से
कोई भी ओवरहेड फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट के ऊपर है होगा हमेशा। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कैसे किया, 1,16,000 फैक्ट्री एक्सपेंस दिया है, फैक्ट्री एक्सपेंस नहीं है सॉरी, ये ऑफिस एक्सपेंस है, माय मिस्टेक, या ऑफिस एक्सपेंस है। ऑफिस एक्सपेंस आपको वेजेस के ऊपर ढूंढना है। तो 1,16,000 डिवाइडेड बाई 5,80,000 इंटू 100, तो ये कितना आएगा 20%। अब ये अगर 20% है, ध्यान दे, अगर ये 20% है तो 20% किसके ऊपर है, ये वेजेस के ऊपर। तो हमारे वेजेस कितने हैं 4,650। तो 4,650 का अगर अपने 20% करेंगे तो हमको यहाँ पे, मैं यहाँ वर्किंग लिख भी देता हूँ, 20% ऑफ 4,650, तो ये आया तुम्हारा 930, राइट। इसको प्लस कर दो, उसके बाद में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, बाकी सब सेम है, 100 में से 25 माइनस करो, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा तुम्हारा कितना 75, 75 के ऊपर 25, तो 86,720 के ऊपर कितना, तो हमारा ये आंसर फाइनल आ गया। ओके, समझ में आ गया ये। दो सम, दो ही सम कॉलेज के पैम्फलेट में जॉब कॉस्टिंग के हैं, तो हमने ये दोनों कंप्लीट किया। जो भी बचेगा वो बैच कॉस्टिंग का। क्या देखते हैं, बैच कॉस्टिंग टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग है, लेकिन आइडेंटिकल प्रोडक्ट जब एक साथ में एक जैसी प्रोडक्ट हो ने, पर अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर उसको प्लेस किया जाता है, तो इसको क्या करेंगे, अब लॉट के अंदर बनाते हैं, एक लॉट में या तो एक बैच में इसको बनाते हैं। द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग विच अप्लाइज वेयर सिमिलर आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस इन बैचेस आइदर फॉर सेल और फॉर यूज विद इन एन अंडरटेकिंग, या तो सेल के लिए बना रहे हैं या तो फिर उसको अपने लिए ही यूज करने के लिए बना रहे हैं। इट इज यूज्ड वेयर आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर इन डेफिनेट बैचेस। द टर्म बैच का मतलब होता है जहां पे एक लॉट जिसके अंदर अपने आर्टिकल्स को बनाते हैं उसको बोला जाता है। इन जॉब कॉस्टिंग प्रोडक्शन इज अंडरटेकन, देखो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग का ये दोनों, पर जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, सामने वाला ऑर्डर देता है, हम उसी के ऑर्डर के मुताबिक अपने चीज को बनाते हैं, राइट। लेकिन बैच कॉस्टिंग के अंदर तुम्हारे पास बड़ा ऑर्डर है, उस ऑर्डर को अपने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। बैच कॉस्टिंग इज फॉलोड इन ड्रग इंडस्ट्री, अंडरलाइन करना, यानी दवाई बनाने की इंडस्ट्री में, रेडीमेड गारमेंट कंसर्न्स, टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, बेकरीज, बिस्किट फैक्ट्रीज, टेलीविजन सेट और वॉचेस। इन बैच कॉस्टिंग ईच बैच इज गिवन अ स्पेसिफिक नंबर, बैच नंबर दिया जाता है उसको। द मेथड ऑफ कॉस्ट कलेक्शन इज सिमिलर टू व्हाट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉब कॉस्टिंग। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इज असर्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट, ही नहीं है, द है, द टोटल कॉस्ट बाय टोटल बैच क्वांटिटी। क्या डिवाइड करेंगे, टोटल कॉस्ट और कितनी बैच के अंदर क्वांटिटी है वो, जैसे 1,000 यूनिट बनाया हो और 50,000 का खर्चा हुआ हो, तो 50,000 डिवाइड बाय 1,000 करो तो 50 रुपये तुम्हारा बैच का जो कॉस्ट है ना वो निकल गया। अब ये आता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बेस के ऊपर तुम्हारे सामने के पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये इसी के बेस के ऊपर है। इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन इकोनॉमिक लॉट साइज इन बैच कॉस्टिंग, यानी मतलब मैं अगर डिसाइड करना चाहता हूँ कि मेरे लिए कौन सा वाला क्वांटिटी, कौन सी वाली क्वांटिटी एक साथ में जब बनाऊं तो मुझे सस्ता पड़ेगा सबसे, तो इसको इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी बोला जाता है। ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है, यू, या तो यूजुअल कंजम्पशन या तो एनुअल कंजम्पशन बोले, यहाँ पे नीचे ए लिखा है उसको। एस का मतलब सेटिंग अप कॉस्ट, सेटिंग अप कॉस्ट यानी उस बैच को तैयार करने के लिए जो आगे का टाइम पीरियड चाहिए ना वो बोला जाता है। और जो सी है वो स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब इसमें दूसरा जो है पॉइंट, इसमें सी यानी कैरिंग कॉस्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट या तो टर्मिनल कॉस्ट है दूसरा, उसके बाद में ये सिर्फ तुम्हारे लिए खाली कंसेप्ट क्लियर करने का ही है, इसके सम्स नहीं है। Contract costing is that form of specific order costing which applies where work is undertaken to customer special requirement. Underline करो special requirement. And each order is of long duration. ये दूसरी क्वालिटी है। देखो स्पेशल रिक्वायरमेंट तो जॉब कॉस्टिंग में भी है, उसमें भी कस्टमर के ऑर्डर के मुताबिक अपने प्रोडक्शन करते हैं,
लेकिन यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन सेकंड क्वालिटी है इसकी। कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग ड्यूरेशन, इसीलिए अपने क्या बोलते हैं, वर्क का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि उसमें एक दो दिन नहीं लगते, महीने लग जाते हैं। द कॉस्ट मेड हियर इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज ऑफ अ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड मे कंटिन्यू ओवर मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल से ईयर से ज्यादा के लिए वो काम करता है। अ सेपरेट अकाउंट इज केप्ट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। दिस मेथड इज यूज्ड बाय बिल्डर्स, सिविल इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शनल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर्म्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर्म्स में भी ऐसा ही होता है। कोई अगर समझो कि आपको बड़ा मशीन बनाने का दिया हो, बराबर नहीं, तो वो स्पेसिफिक मशीन के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट देते हैं सामने वाले को। अब मल्टीपल और कंपोजिट कॉस्टिंग, इन इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ, अंडरलाइन करो, मोर देन वन मेथड ऑफ कॉस्ट असर्टेनमेंट। असर्टेनमेंट का मतलब नक्की करना, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम प्रोडक्ट। This method is used in industries where a number of components are separately manufactured, और बाद में उसको असेंबल कर लिया जाता है, अलग अलग चीजें बनाई जाती है, उसको बाद में एक साथ में इकट्ठा कर लिया जाता है। In such industries, such component differs from the others as to price, material used, and process of manufacture undergone. So it will be necessary to ascertain the cost of each component for this purpose. यानी हम अलग अलग जगह पे बनाते हैं सेम यूनिट में, लेकिन अलग अलग टाइम पे बनता है, इसलिए हर किसी की कॉस्ट निकालना आपके लिए जरूरी है। तो फाइनल प्रोडक्ट को कितने में बनाया उसको डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर चीज को अलग अलग से इसकी कॉस्ट डिसाइड करनी पड़ेगी। दिस मेथड इज यूज, अंडरलाइन करना, फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, ऑटोमोबाइल्स, इंजीन्स, रेडियो, टीवीज, टाइपराइटर, एरोप्लेन एक्सेट्रा। इसमें अलग अलग हिस्सों को जोड़ दिया जाता है लास्ट में। दिस मेथड हैज बीन कंप्लीटली ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम द लेटेस्ट आईसीएमए टर्मिनोलॉजी। अब इसको है ना हटा दिया गया है, यानी इसका कोई वजूद नहीं बताया गया। फिर क्लास कॉस्ट मेथड, क्लास ऑफ ग्रुप, क्लास यानी ग्रुप, इट इज the method of job costing where the costing of goods is done by classes instead of the unit or a piece, instead of the cost being separately accumulated for each article or a piece। हर एक आर्टिकल की कॉस्ट नहीं निकाली जाती है, हम पूरे ग्रुप का एक साथ में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उसके बाद में उसकी कॉस्ट अपने निकालेंगे। सेम क्लास ऑफ प्रोडक्ट जो बोला जाता है वो, जैसे मोबाइल फोन, तो एक मोबाइल फोन नहीं, जैसे एक मॉडल का नहीं, सबके सब जितने भी मॉडल्स कंपनी बना दिए ना, सबकी कॉस्ट एक साथ में डिसाइड करे तो वो इसको क्लास कॉस्ट मेथड बोला जाता है। राइट, अब अपने ये थर्ड क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट और सेकंड अपने कंप्लीट कर चुके हैं। बैच क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है। अब इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी की फॉर्मूला हम ऑलरेडी आगे सीख चुके हैं। ई बी क्यू इज इक्वल टू इंटू रूट टू यू एस अपॉन सी, जिसमें यू का मतलब एनुअल कंजम्पशन, वर्ड एनुअल पे ध्यान देना, पूरे साल का कंजम्पशन है आपको चाहिए, और एस का मतलब सेटिंग अप कॉस्ट, और सी यानी क्या होता है तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट। तो हमने यहाँ पे सम के अंदर रीड करना है, देखो क्या लिखा गया है, कंप्यूट द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी फॉर अ कंपनी यूजिंग बैच कॉस्टिंग विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एनुअल डिमांड फॉर द कंपोनेंट 2000 यूनिट्स लिखा है, यानी पूरे साल की डिमांड आपको साथ में दे दी गई है। सेटिंग अप कॉस्ट पर ऑर्डर 100 रुपीज लिखा है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1 यूनिट, मैन्युफैक्चर करने का इसका कोई काम नहीं है अपने को, पर इसका काम कहाँ लगेगा, कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए। राइट, सेटिंग अप कॉस्ट यानी हो गया तुम्हारे लिए एस, यू तुम्हारे लिए 2000 है, और सी ढूंढने के लिए हम 200 का 5% कर लेंगे, जो 200 रुपये दिए ना उसके अपने 5% करेंगे। तो अब देखें, U इज इक्वल टू, इसके अंदर आएगा 2000 यूनिट्स। सेटिंग अप कॉस्ट कितना लिखा है, 200, 100, और सी फाइंड आउट करने के लिए जो कॉस्ट है ना उसके परसेंटेज निकालेंगे, तो ये 10 रुपये आएगा। अब ई बी क्यू इज इक्वल टू इंटू रूट टू यू एस अपॉन सी। अब टू यू कितना है 2000, ये 100 दिया है, और ये आपको 10 दिया है। 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100 × 100 = 100, 100
40,000 आएगा, रूट निकालेंगे तो 200 यूनिट्स, सम कंप्लीट। राइट, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन अगर आप रीड करें तो दूसरे क्वेश्चन में आप चेक करो, देखें सेकेंड क्वेश्चन के अंदर बताया मिस्टर मिहिर हैज टू सप्लाई 10,000 पेपर कोन्स पर डे, एक दिन का दिया है, तो इसका मतलब मुझे पूरे साल का फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये दो तरीके से सम कर सकते हो। हम सपोज करें कि साल में 300 दिन है, या सपोज करें कि साल के अंदर 365 डेज है, दोनों से हो सकता है, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, वो अभी बता रहा हूँ। He finds that when he starts a production run, he can produce 25,000 पेपर कोन्स पर डे। ये कोई काम का नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। उसकी कैपेसिटी क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कितना सप्लाई कर रहा है वही इंपॉर्टेंट है। द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग अ पेपर कोन इन स्टॉक फॉर 1 ईयर, एक के लिए कितनी कॉस्ट बताई गई है, 2 पैसे, यानी 0.02 कैरिंग कॉस्ट डायरेक्टली दे दी है। यानी इसमें कैसे अपने परसेंटेज किया, वैसा परसेंटेज आपको करने की जरूरत नहीं है। देन सेटिंग अप कॉस्ट कितना दिया है, 18 रुपीज पर रन दिया है। तो पहले आपको ईबीसी फाइंड आउट करना है, यानी इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी ईबीक्यू, और उसके बाद में हाउ फ्रीक्वेंटली शुड प्रोडक्शन रन्स बी मेड, यानी कितनी बार आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, बराबर है, ये आपको ढूंढना है। ये एकदम सिंपल है। तो देखें, तो अपने क्वेश्चन यहाँ देखो, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 था। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ, ऊपर लिखते हैं अपने। देखो इसमें कंजम्पशन 10,000 दिया है, मैं इसको अभी सपोज कर रहा हूँ 300, 3 से मल्टीप्लाई। राइट, इतने कोन्स की आपको जरूरत है। सी आपको डायरेक्टली दे दिया है 0.02, और सेटिंग अप कॉस्ट कितनी दी है, 18 रुपीज। तो ईबी क्यू फाइंड आउट करने की एकदम सिंपल फॉर्मूला, 2US अपॉन सी। अभी 2 इंटू यू कितना है, 30 लाख, इंटू ये 18 है, और डिवाइड करो सी यानी 0.02, कितना आता है आंसर, 2 इंटू 30 लाख इंटू 18 डिवाइडेड बाई 0.02, इसका रूट निकालेंगे, पॉइंट में आंसर आएगा 73485, बराबर। अब फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। देखें, तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ रन फाइंड आउट करना हो तो बहुत ही आसान है। ये कितना है, 30 लाख, डिवाइडेड बाय ये जो आंसर आया ना वो 73,485। 40.82 रन। राइट, इतनी बार आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तब जाके आप ये पूरा टारगेट 30 लाख का कंप्लीट कर पाओगे। अगर तुम इतना इतना प्रोडक्शन करते हो, तो हर रन के अंदर इतना प्रोडक्शन करते हो, हर बार तुम इतना प्रोडक्शन करते हो, तो आपको इतनी बार प्रोडक्शन करना पड़ेगा। वैसे भी तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये लगभग आंसर आ जाएगा। समझे, तो इस तरह से आपको इनडायरेक्टली यूज करना है, सिंपल है। आपको पहले 10,000 पर डे दिया, इसलिए हमने ईयर में कन्वर्ट किया। इन केस अगर आप 365 यूज करना चाहते हो, लिखा नहीं है तो 365 भी यूज कर सकते हो। राइट, 365 यूज करना चाहिए अगर लिखा ना हो तो, लेकिन एग्जाम में आपको ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। राइट, ये 3-4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, ये चैप्टर में सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अ जॉबिंग फैक्ट्री हैज अंडरटेकन टू सप्लाई 200 पीस ऑफ अ कंपोनेंट पर मंथ फॉर द ensuing 6 मंथ, यानी 6 महीने के लिए हर महीने आप 200 यूनिट सप्लाई करोगे, 200 पीस सप्लाई करोगे। मानी मतलब टोटल 6 महीने के अंदर 1200 यूनिट आपको सप्लाई करने हैं। एवरी मंथ अ बैच ऑर्डर इज ओपन्ड अगेंस्ट विच मटेरियल एंड लेबर आवर्स आर बुक्ड एट एक्चुअल, ओवरहेड्स आर लेविड एट अ रेट पर लेबर आवर। अंडरलाइन करो ये,
ओवरहेड कैसे? लेबर आर के ऊपर से अपने, यानी ये तो आपको दिया जाएगा कि लेबर आर है या मशीन आर या किसके ऊपर से ओवरहेड्स आपने एक्चुअल इसके अंदर कैलकुलेट किए। सेलिंग प्राइस वो भी क्वेश्चन में दिए 8 रुपये पर पीस। इस डेटा के ऊपर से आपको फाइंड आउट करना है कि ओवरऑल पोजीशन क्या होगी 1200 पीस को प्रोड्यूस करने की, राइट। तो देखो पहले बैच आउटपुट जनवरी में सब एक्चुअल है ये। तुम्हारा टारगेट कितना है? तुम्हारा टारगेट 6 महीने के अंदर 1200 यूनिट प्रोवाइड होने चाहिए। तो पहले महीने में तुमने 210 बना दिए, दूसरे में 200 बनाए, थर्ड मंथ के अंदर तुमने 220, फिर 180, फिर उसके बाद में 200 और अगेन 220 आपने बनाए। मटेरियल कॉस्ट आपको डायरेक्टली दे रही है, ये सब डायरेक्ट मटेरियल है। याद रखो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस डायरेक्टली आपको दे दिया है, ये दोनों प्लस करेंगे तो प्राइम कॉस्ट बन जाएगी तुम्हारी। तो 650, 640, 680, 630, 700 एंड 720 ईच मंथ का आपको डायरेक्टली प्रोवाइड किया गया है। और उसके बाद में डायरेक्ट वेजेस आपको 120, 140, 150, 140, 150 एंड 160 आपको दिया है। अब ये जो बाजू में लिखा है ना डायरेक्ट लेबर, वो आर्स में दिया है। ये तुमको यहां कुछ काम नहीं लगेगा, प्राइम कॉस्ट तक तुमको कुछ काम नहीं लगेगा। प्राइम कॉस्ट तक सम बिल्कुल सिंपल है। देखो आप नीचे सॉल्यूशन में देख सकते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बराबर ने। अब जुलाई नहीं है, यहाँ पे जुलाई की जगह आपको टोटल लिखना है, वहां जुलाई हटा दो और उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? अपने टोटल लिखेंगे, राइट। तो जनवरी से जून तक 6 महीने ये हुए और उसके बाद में टोटल। तो तुम्हारा आउटपुट कितना है? 210, 200, 220, 180, 200 और 220, जो ऊपर लिखा है वही यहाँ कॉपी किया। सबका टोटल करेंगे तो तुमने ये 6 महीनों के अंदर 1230 यूनिट बनाए, 1230 यूनिट बनाए, ये समझ में आया? अब एक यूनिट कितने में बिकेगा? 8 रुपये में बिकेगा, वो क्वेश्चन में आपको ऊपर दिया है। तो जितने भी यूनिट है सबको 8 8 से मल्टीप्लाई करते जाओ, यानी 210 मल्टीप्लाई बाय 8 करो 1680, 200 मल्टीप्लाई बाय 8 करो, 220 मल्टीप्लाई बाय 8 करो, 180 मल्टीप्लाई बाय 8 करो, सबको 8 के साथ में मल्टीप्लाई करो। फिर ये टोटल सेल्स करेंगे तो 9840 तुम्हारा टोटल सेल्स आएगा ये, राइट। यहां तक समझ में आ गया? अब मटेरियल और लेबर कॉस्ट आपको ऑलरेडी दिया है, मटेरियल और लेबर कॉस्ट आपको डायरेक्टली दिया है। अब मैं यहां से ना इसको चेंज करूंगा, अब आप बोर्ड पे देखिए, क्योंकि ये जो चीज है ना वो बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से डायरेक्टली दे दी है। एग्जाम में शायद है ना कंफ्यूजन हो जाए कि ये कहाँ से कौन सी चीज आई, इसलिए मैं थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 2 स्टेप बढ़ जाएंगे इसके अंदर, लेकिन आसान रहेगा ये। यहाँ तक तुमने समझा, बराबर है। अब यहाँ अपने कॉस्ट लिख देंगे। अब कॉस्ट तुम्हारे पास क्वेश्चन के अंदर दी है, देखो कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट यानी डायरेक्ट मटेरियल 650, 640, 680, 700 एंड 720, टोटल है 4020। खाली इसको प्रॉपर अरेंज करना है। फिर डायरेक्ट लेबर, अब डायरेक्ट लेबर में आपको लेबर दिया है 120, वेजिस जिसको बोलते हैं 120, 140, 150, 140, 150 और 160, टोटल है 860। अब आप क्या करोगे? अभी माइनस नहीं करना, अभी इसका इसका टोटल कर दो तो ये प्राइम कॉस्ट बन जाएगी तुम्हारी, समझे? ये नहीं इसके अंदर मिसिंग है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपने जैसे कॉस्ट शीट नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही बनाए। 770, 780, 830, 770 अगेन, 850, 880 और इसका टोटल आएगा 4880। ये प्राइम कॉस्ट तक तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो वर्किंग है वो वर्किंग पे जरा फोकस करें। उसमें क्या बताया गया है कि आपको चार्जेबल एक्सपेंस ऊपर दिए हैं, टेबल पूरा लिखा है, इसके अंदर 12,000 4800 दिया है, 12,000 पे 4800 दिया है।
देखिए आप इसमें 12,000 4,800 बराबर, फिर 10,560 4,400 12,000 5,000 ये सब दिया है ना जो, उसको तुम डिवाइड करोगे कल जैसे कर रहे थे अपने, इसको डिवाइड करेंगे लेकिन मल्टीप्लाई किससे करोगे, तुम्हारे पास सामने ऊपर पूरा टेबल है डायरेक्ट लेबर आवर्स का, 240 280 280 270 300 और 320, यानी सबको डिवाइड करते जाओ और उसके बाद में ऊपर वाले आर्स के साथ में मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हारा फाइनल आंसर इसके अंदर ओवर एट्स का आ जाएगा। समझ में बात आई क्या? ये टेबल में जो दिया है चार्जेबल एक्सपेंसेस और डायरेक्ट लेबर आवर्स, इन दोनों को डिवाइड करो और डायरेक्ट लेबर आवर्स जो ऊपर लिखा है ना उसके साथ में अपने मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो लेबर आवर्स है वो पूरे बिजनेस के हैं। इसकी बात करूं 4,800 की, लेकिन जो ऊपर आपको 240 दिए है ना वो सिर्फ इसी बैच के, बराबर है, तो अपने इस बैच के आउटपुट के साथ में जिसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो हमेशा ये बात को याद रखें आप। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चार्जेबल एक्सपेंस, इसमें यहाँ पे मैं इसको मैसे नहीं बना रहा हूँ, ऊपर है ने मैं साइड पे लिख देता हूँ सब चीजें कैसे अपने डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे वो, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 4,800 इंटू 240, समझे? अब ये पहले का हुआ। दूसरे में 10,560 डिवाइडेड बाय 4,400 इंटू 280। तीसरे के अंदर 12,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू ऊपर लिखा है 280। ओके, इसी तरह से 10,580 डिवाइडेड बाय 4,600 इंटू 270। फिर मई के अंदर 13,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 300, और लास्ट जून के अंदर 12,000 डिवाइडेड बाय 4,800 इंटू 320। समझे? ये सबके आंसर आपके पास अवेलेबल है। देखो ये 600 यहाँ लिख दूंगा मैं डायरेक्ट, 672 672 621 780 और 800, सबका टोटल करो 4145। अब क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट में चार्जेबल एक्सपेंस को अपने प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट तुम्हारी आ गई। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1370, राइट। उसके बाद में 1452 1502 1391 1630 एंड 1680। एग्रीगेट बनेगा तुम्हारा 9025। अब सिंपली करना क्या है, ये कॉस्ट को हमारे पास यूनिट जो दी है उन सबसे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट तुम्हारी कॉस्ट आ जाएगी। ये यूनिट जो ऊपर आउटपुट के दिए हैं उसके साथ में हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 1370 को टोटल कॉस्ट पर यूनिट 210 से डिवाइड करो 6.52, फिर 1452 को 200 से डिवाइड करो तो 7.26, 1502 को 220 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 6.83। देन आफ्टर इसी तरह से 1391 को 180 से डिवाइड करें तो 7.73। देन 1630 को 200 से डिवाइड करें 8.15, 1680 को 220 से डिवाइड करें तो ये आपको मिलेगा 7.64। अब इसका टोटल नहीं करना है आपको, 9,025 को 1230 से डिवाइड करना है तो ये आपको मिलेगा 7.34, राइट। इसको डिवाइड करना है, या याद रखना जितने एरोज में यहाँ पे करता हूँ बुक में भी करना, क्योंकि फिर एग्जाम के टाइम पे समझ में नहीं आएगा कि आंसर कहाँ से आया। फिर उसके बाद में आपको प्रॉफिट कितना होता है, देखो कैसे पता चले, ये सेल जो है उसमें से कॉस्ट माइनस करे तो प्रॉफिट मिलेगा। यानी ये दोनों को
माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ये प्रॉफिट मिलेगा। बराबर। 1680 में से 1370 माइनस हो तो 310। 1600 में से आपको 1452 माइनस करना है तो 148। 1760 में से 1502 को माइनस करें तो ये आएगा 258। 1440 में से आप माइनस करो कितना, 1391, तो ये 49 आएगा। देन आफ्टर 1600 में से आप 1630 माइनस करो, यहाँ पे पहली बार लॉस आएगा 30। एंड टू 1760 में से 1680 माइनस करो तो अगेन प्रॉफिट आएगा। अभी यहाँ पे भी टोटल कर देना, इन सबका टोटल करेंगे तो ये 815 तुम्हारा ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। बराबर। अब अगर आपको प्रॉफिट पर यूनिट फाइंड आउट करना है तो अगेन इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय यूनिट पर बैच। 310 को अपने क्या करेंगे, 210 से डिवाइड करेंगे तो 1.48 का प्रॉफिट हुआ। 148 को 200 से डिवाइड करेंगे तो 0.74, यहाँ 1.17 आएगा, ऐसे ही डिवाइड करेंगे तो फिर 49 को 180 से डिवाइड करो तो 0.27, और यहाँ 30 लॉस है, इसको 300 से डिवाइड करो 0.15 माइनस में आएगा, और 80 को डिवाइड करो 220 से तो 0.36। अगेन यहाँ पे आपको डिवाइडेज करना है, कितना, 815 को डिवाइड करेंगे अपने 1230 के साथ में, राइट। तो ये आपको मिलेगा ओवरऑल 0.66। अब यहाँ सब कंप्लीट नहीं होता, यहाँ पे आपको इन्हें बोला गया है कि आपको 1200 यूनिट का प्रॉफिट ढूंढना है, आपको 1200 यूनिट की कॉस्ट ढूंढनी है। तो हम यहाँ पे उसकी पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। देखें, ओवरऑल पोजीशन के लिए लास्ट में वर्किंग, ये तुम्हारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। देखिए, अब ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर 4, अपने 1200 यूनिट्स का ऑर्डर देना है, राइट। तो देखो, सेल्स की बात करें तो सेल्स बहुत आसान है। सेल्स फॉर 1200 यूनिट्स, तुम्हारे पास सेल प्राइस है ही ऑलरेडी 8 रुपये, तो ये 9600 आ गया। बराबर। अब तुम्हारी कॉस्ट ये कितनी है, 7.34 आई ना कॉस्ट पर यूनिट। तो हम यहाँ पे कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे 1200 यूनिट्स की, तो 1200 को 7.34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मिलेगा तुमको 8808। इसको माइनस कर दो तो ये तुम्हारा प्रॉफिट आ गया 792। 12 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया है, समझे। ये 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। वापस देखो, ओवरऑल पोजीशन आपको 1200 यूनिट की फाइंड आउट करनी है, तो 1200 यूनिट को सेल प्राइस 8 रुपए के साथ में मल्टीप्लाई किया, और कॉस्ट तुम्हारी कितनी है 7.34, उसके साथ में हमने 1200 को मल्टीप्लाई किया। दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो जो भी आपको मिलेगा 792, वो आपका क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट अभी की पोजीशन तुम्हारी। ओके, तो 1000 यूनिट सप्लाई करने 6 क्वेश्चन में, जनवरी फरवरी मार्च सबको मिला के, एंड नहीं ईच लिखा है, यानी मतलब हर मंथ के अंदर आपको 1000 यूनिट प्रोवाइड करने हैं। एवरी मंथ द बैच ऑर्डर इज ओपन अगेंस्ट विच मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट आर बुक्ड एट एक्चुअल, अंडरलाइन करो एट एक्चुअल को। ओवर रेट्स आर लेविड एट अ रेट पर आर, आर की जगह लिखो लेबर आर, जहाँ आर लिखा है थर्ड लाइन में उसकी जगह लिखो लेबर आर, और जो सेलिंग प्राइस है इज कॉन्ट्रैक्टेड एट ₹15 पर यूनिट, यानी 15 रुपए की तुम्हारी सेलिंग प्राइस है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा present the profit per unit of each batch order and overall position of the order for the 3000 यूनिट। 3000 यूनिट के लिए अपने को ओवरऑल पोजीशन भी बनानी है। अब यहाँ पे जनवरी में 1250 आउटपुट है, फरवरी में 1500, उसके बाद में 1000 लिखा है। फिर 6250 मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट 2500,
3000 एंड 2000। अब जो नीचे लाइन लिखी है ना उसको अंडरलाइन करो, लेबर इज पेड एट द रेट ऑफ ₹2 पर आवर, और अदर डिटेल्स आपको दी गई है। इसमें ओवर एड्स 12,000, लेकिन कितने के लिए? 4,000 आवर्स के लिए। फेब्रुआरी में 9,000, और ये लिखा है 4,500 आवर्स के लिए, और मार्च के अंदर 15,000, वो 5,000 आवर्स के लिए। तो अब इस ये सम को अपने कंप्लीट करें। देखिए लियो लिमिटेड लिखा है, लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ बैच कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट 3 मंथ एंडिंग March 31। सिर्फ 3 कॉलम बनाएंगे, 4 सॉरी, जनवरी, फरवरी और मार्च, और टोटल। यहाँ पर्टिकुलर्स पहले जैसे लास्ट सम किया था वैसे ही बैच आउटपुट लिखेंगे यूनिट्स में। वो आपको क्वेश्चन में दिया है 1250, 1250, 1500 एंड 1000, 3750 टोटल। अब उसके बाद में सेल वैल्यू कितने रुपीस है? 15 पर यूनिट। तो इन सबको 15 से मल्टीप्लाई करो, 1250 इंटू 15, 18750। फिर 1500 इंटू 15, 22500, और ये 15,000। सबका टोटल करो। 5 राइट। अब यहाँ पे इसके बाद आएगी कॉस्ट। कॉस्ट में पहले डायरेक्ट मटेरियल कितना लिखा है? मटेरियल कॉस्ट 6250, देन 9,000, देन 5,000, 2250। फिर डायरेक्ट लेबर, वो भी डायरेक्टली आपको दिया है 2,500, 3,000, 2,000, 7,500। तो ये तुम्हारी प्राइम कॉस्ट आ गई। राइट, ये प्राइम कॉस्ट आ गई। उसके बाद में अपने चार्जेबल ओवरहेड्स लिखे। अब इसके लिए वर्किंग करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या दिया है आपको? 12,000 ओवरहेड्स दिए, टोटल लेबर आवर्स दिया है, लेकिन तुम्हारे पास लेबर आवर है नहीं। पिछले सम के अंदर लेबर आवर की पूरी कॉलम आपके पास थी, डायरेक्ट लेबर आवर्स देखो ऊपर, राइट। उसमें पूरी कॉलम थी, अपने पास एक कॉलम नहीं है, अपने को ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? तो एक लाइन लिखिए कि लेबर इज पेड एट द रेट ऑफ ₹2 पर आवर। तो हम क्या करेंगे? सबको ₹2 से डिवाइड करेंगे। देखो जनवरी लेबर आवर कितना होगा? जनवरी, फरवरी और मार्च। अब जनवरी में देखो 12,000 डिवाइडेड बाई 4,000 इनटू, अरे सॉरी, अपने पास अपने पास 2,500 लिखा है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। फरवरी में अगेन 9,000
डिवाइडेड बाय 4500 इंटू, यहाँ 3000 लिखा है, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, बराबर सेम 15,000 डिवाइडेड बाय 5,000, और यहाँ पे आपको 2000 दिया है, उसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो इन सबके आंसर्स आप निकालो। फरवरी में 3000 आएगा, 3750, 6000, नहीं 3000, 9750, ये आ गया आपका आंसर। तो ये टोटल कॉस्ट हुई तुम्हारी। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी 37,500, 10,000, 15,000, 12,500। अब कॉस्ट पर यूनिट कैसे, इसको अपने बैच आउटपुट से डिवाइड करेंगे, यानी 12,500 डिवाइडेड बाय 1250 करो, तो सब में 10-10 रुपए आएंगे। देखो 15,000 डिवाइड बाय 1500 करो, 10,000 डिवाइड बाय 1,000 करो, और इसको भी इससे डिवाइड करेंगे तो 10 रुपीज जाएगा, राइट। अब इसके बाद में तुमको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट पर यूनिट, अरे सॉरी टोटल कॉस्ट, सेल वैल्यू में से अपने टोटल कॉस्ट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सेल वैल्यू 18,750, उसमें से 12,500 को माइनस करेंगे, कितना 6250, इसको माइनस करो 7,500 आएगा, इसको माइनस करो 5,000 आएगा, और 56,250 में से ये माइनस करो 18,750। अब इसको भी प्रॉफिट पर यूनिट फाइंड आउट करें, 6250 डिवाइडेड बाई 1250, तो 5 रुपये, 7,500 डिवाइडेड बाई 1,500, तो ये भी 5 रुपये, 5,000 डिवाइडेड बाई 1,000, तो ये भी 5 रुपये, राइट। और ये भी 18,750 डिवाइडेड बाई 3,750 करो तो 5 रुपये आएगा। क्लियर, सिंपल, ओके। जो कल किया था वैसा, खाली फर्क क्या है, ये अपने ढूंढना है, जबकि कल ये अपने पास ऑलरेडी था अवेलेबल, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से फाइंड आउट करेंगे 3,000 यूनिट्स की ओवरऑल पोजीशन। तो देखो ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर फॉर 3,000 यूनिट्स। अब आप देखो, तो पहले अपने लिखेंगे सेल वैल्यू, सेल वैल्यू 3,000 इंटू सेलिंग प्राइस 15 रुपए, तो 15 इंटू 3 करो तो कितना आएगा 45,000। और तुम्हारी कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्ट की बात करो 3,000 इंटू 10 रुपीज, तो कितना आएगा 30,000। तो तुम्हारा टोटल प्रॉफिट कितना आया, ओवरऑल प्रॉफिट जो एस्टिमेटेड तुम्हारे लिए वो कितना है 15,000। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। ये याद रखे कि आपको कोई ना कोई हिंट दी जाएगी क्वेश्चन के अंदर, इसके बेस के ऊपर से तुमको फाइंड आउट करना है, ओके। यहाँ तुम्हारा यूनिट चैप्टर खत्म हुआ, अभी इस यूनिट के अंदर एक और चैप्टर बाकी है, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। और ये 3 अलग अलग चैप्टर्स के बाद थोड़ी थियरी भी है, इंटरफॉर्म कंपैरिजन की, तो 4 चैप्टर मिला के तुम्हारा 3rd यूनिट कंप्लीट होता है।